टी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज दिन भर का पूरा एक्शन कैसा रहा, किन शेयरों में खबर थी, कहां पर नजर रखी है, इसके अलावा ब्रोकर्स कहां लगा रहे हैं दाव, ये सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लें तो बाजार में आज 2 दिनों की तेजी के बाद कमजोरी हावी है और काफी सारे शेयर्स ऐसे थे जहां पर कि मुनाफा वसूली देखने को मिली कल के बेहतरीन एक्शन के बाद। तो आज का पूरे दिन भर का कारोबार कैसा रहा ये समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा, कौन से सेक्टर्स में एक्शन था? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पूजा, सही कहा आपने। जिस तरह से हमने देखा बाजार में कमजोरी के साथ ही दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और बिकवाली का दबाव ज़रूर दिखा। 2 सेशंस की अच्छी तेज़ी के बाद हमने देखा कि बाजार में आज बिल्कुल एक रेस्ट मोड में ही कामकाज देखने को मिला। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी के बीच कामकाज हमने देखा। वहीं बिकवाली का दबाव जो था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में टॉप लूजिंग कैंडिडेट से निफ्टी स्पेस में नजर आए। इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो मिड कैप स्पेस में अदानी पावर, टाटा पावर, पॉलीकैब और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। और बिकवाली का दबाव जो था मिड कैप स्पेस में पर्टिकुलरली फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हमने देखा। कुछ गेनिंग सेक्टर्स ऑफकोर्स थे, बाजार में कमजोरी थी लेकिन सेक्टर्स में अच्छे अपमूव्स नजर आए। एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। वहीं निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी स्पेस में हमने कमजोरी देखी। जब फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने आए तो बिकवाली के साथ ही हर इंडेक्स, हर पॉकेट में लाल निशान पर हमने ट्रेड्स देखे। और 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद बाजार आज बिल्कुल थकान महसूस करते हुए लेवल्स जैसे कि हम देख रहे हैं 17,957 के लेवल्स पर हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी बिकवाली ही हावी होते हुए दिखी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो आज मेजर मोमेंटम रहा एफएमसीजी शेयरों में, आईटी, मेटल, फार्मा और सरकारी बैंक, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कल के जो स्टार परफॉर्मर्स थे प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, वहाँ पर आज मुनाफा वसूली हावी थी और इसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। लेकिन आज कुछ और भी स्पेसिफिक पॉकेट्स थे जहां पर कि आज अच्छा मोमेंटम दिखा और वो थे केमिकल स्टॉक्स। आज वहां पर हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी और इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी बताइए। देखिए, ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी अब ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे प्लांट्स बंद हो सकते हैं। वजह जर्मनी और रूस, या फिर ये कहें कि यूरोप और रूस के बीच का तनाव है। जर्मनी का ये कहना है कि अगर रूस हमसे रूबल में पैसे मांगता है पेमेंट्स के लिए तो वो हम कर नहीं पाएंगे और इसकी वजह से हमको प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। इससे बासफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बासफ असल में इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में भी लिस्टेड है, बासफ इंडिया लिमिटेड। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो कि गैस और अलग अलग तरह के केमिकल्स को सप्लाई करती है। ये कह रही है कि हमारा प्लांट बंद हो सकता है और इसकी वजह से ग्लोबली आप देखेंगे कि केमिकल्स के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ी से होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए मौके कैसे हो सकते हैं। अगर गैस की सप्लाई नहीं होती है, पेमेंट टाइम पे नहीं होती है, पावर प्लांट्स बंद हो गए, केमिकल प्लांट्स बंद हो जाएंगे, तो इसका भारत कनेक्शन क्या है? अगर आप भारत के साथ कनेक्शन देखेंगे, चीन और यूरोप में ग्लोबल केमिकल्स की बिक्री का करीब 60% हिस्सेदारी है और चीन में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप चीन में लॉकडाउन है और अगर यूरोपियन बाज़ारों में ये बंद हो जाते हैं इनके प्लांट्स, यानी कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा और सप्लाई नहीं होगी, तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी आएगी, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन ये हिस्सेदारी अपने आप में प्रीमियम लेके आ सकती है। और जो कंपनीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी कंपनीज़ की हिस्सेदारी है इसी केमिकल्स के अंदर और जो कि बड़े बेनिफिशियरी हो सकती हैं। आज भी आप देखेंगे तो बालाजी एमाइंस, जेबी केमिकल्स और कुछ एक और केमिकल्स कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं। एक और चीज़, वैसे भी अगर आप सिर्फ इसी खबर के साथ ना भी जोड़ें, इससे पहले के क्वार्टर्स के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो इस बार के क्वार्टरली नंबर्स इस केमिकल कंपनीज के काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। तो ड्यूअल बेनिफिट इनके पास आ रहा है। पहला तो एक तो लेगेसी को लेके आ रहे हैं जो कि पिछली बार के क्वार्टरली नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे होंगे जो इस बार के क्वार्टर में शो करेंगे ये। और दूसरा, अगर यूरोप में केमिकल्स की कोई दिक्कत होती है, चाइना ऑलरेडी शटडाउन कंडीशन में है, तो फिर भारतीय केमिकल कंपनीज का वेटेज ऑल्दो कम है लेकिन ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए सारी केमिकल कंपनीज
आज आपको बढ़त के साथ आती हुई दिख रही हैं। इनकी वैल्यूएशन, क्योंकि केमिकल के सब्सटेंस अलग अलग हैं, उनका मार्जिन अलग अलग हो सकते हैं, बट एक अम्ब्रेला में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केमिकल कंपनीज आज अच्छे नोट पे हैं और ज़्यादातर उसके अंदर ब्रेकआउट भी है। ऑलराइट, तो ये तमाम केमिकल कंपनियां हैं जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्केट शेयर यहां पर अतिरिक्त कैप्चर करते हुए नजर आएंगे और आज ही नहीं, पिछले एक महीने से देख रहे हैं केमिकल कंपनियों ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, तो यहां पर हम नज़र रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आज सीमेंट कंपनियां भी फोकस में थी। सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में है। लागत बढ़ने से इस महीने सीमेंट कंपनी के दाम 6% तक बढ़ सकते हैं। डिटेल्स के लिए एक बार फिर चलते हैं मानसी के पास। मानसी, बताइए सीमेंट कंपनियों के प्राइस हाइक को लेकर क्या डिटेल्स आ रही हैं? सीमेंट सेक्टर लगातार फोकस में है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर के चलते हमने लगातार प्राइस हाइक्स भी देखे। अभी आपने प्राइस हाइक 22 मार्च को भी देखा था और अब आगे भी सीमेंट प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल महीने में भी बढ़े प्राइस हाइक्स आते हुए दिखेंगे। सीमेंट प्राइसेस 20 से 50 रुपए प्रति बोरी यानी कि 6% तक की बढ़ोतरी सीमेंट की कीमतों में अप्रैल महीने में देखी जा सकती है। इसी में डीलर्स का ये भी मानना है कि 30 से 40 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। इसमें केरला में एक प्राइस इंक्रीज अब तक 90 रुपए प्रति बैग का देखा जा चुका है ऑलरेडी। तो क्लियरली साउथ इंडिया जो है फोकस में है प्राइस हाइक्स को ध्यान में रखते हुए। अब इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक्स की ज़रूरत क्यों है, इसे अगर समझेंगे आप, एक तो एलिवेटेड कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है, इसके चलते प्राइस हाइक सेक्टर में देखने को मिले हैं। वहीं ऑल इंडिया एवरेज प्राइस की अगर बात करें 10% से ज़्यादा करनी ही होगी अगर एबिटा एस्टिमेट्स FY23 के मीट करने हैं तो ये एक बड़ी रीज़न है जिसके चलते प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है और सीमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब पीक कंस्ट्रक्शन सीजन भी शुरू हो चुका है क्योंकि 2-3 महीनों में बारिश का सीजन शुरू होगा और उससे ठीक पहले एक 2-3 महीनों का पीक कंस्ट्रक्शन सीजन आता है, तब डिमांड लगातार बढ़ती है जिसके कारण हम देखते हैं कि प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मार्च में अभी हमने सीमेंट की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी है, अप्रैल के महीने में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने के पूरे आसार हैं। तो बढ़ती महंगाई के चलते अब सीमेंट कंपनियों को भी प्राइस बढ़ाने का डिसीजन लेना पड़ा और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही कहना था कि सीमेंट कंपनियों को अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा प्राइस हाइक यहाँ पर लेना पड़ सकता है। अब चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। सिटी इंडिया का कंज्यूमर कारोबार खरीदने के बाद एक्सिस बैंक अब फंड जुटाने पर भी विचार कर रहा है। एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए। यह सिटी बैंक के रिटेल कारोबार को एक्वायर करने के बाद एक्सिस बैंक पूंजी जुटाने पर विचार कर सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बोर्ड बैठक बुलाई जा सकती है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, जिसमें पूंजी जुटाने पर विचार होगा। सूत्रों की माने तो बैंक कम से कम 20,000 करोड़ रुपए रेज करने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई अमाउंट पर फाइनल मोहर नहीं लगी है और सूत्र ये भी बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है वो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। जो ऑप्शंस होंगे फंड को रेज करने में वो इक्विटी और डेट का मिक्स होगा। साथ ही साथ बैंक एक इनेबलिंग अप्रूवल दे सकता है फंड रेज करने के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक जरूरत के हिसाब से पूंजी जुटा सकता है। एक्सिस बैंक ने जो सिटी बैंक से रिटेल कारोबार खरीदा है उसके लिए 12,325 करोड़ रुपए में डील की है। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए और देने होंगे सिटी बैंक को जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। इसका जो टोटल इंपैक्ट हुआ है कैपिटल रेशियोज पे वो 180 बेसिस पॉइंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए जो बैंक की कवायद है कि समय के हिसाब से पूंजी जुटाई जाए। हालांकि बैंक ने ये साफ किया है कि उसका इस डील के बावजूद जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.4% है और वो जो जब जरूरत पड़ेगी तभी पूंजी जुटाएगा। ओके, तो ये डिटेल्स आ रही हैं एक्सिस बैंक को लेकर। पूंजी जुटाने की योजना है, करीब 20,000 करोड़ की पूंजी यहाँ पर जुटा सकती है और इस महीने के अंत तक एक बोर्ड की बैठक भी होने वाली है जिसमें कि ये फैसला संभव हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, बताइए क्रूड में इस वक्त किस तरह का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह का एक्शन दिख रहा है?
देखिए, कल की तेज़ी के बाद आज भी यहाँ पर तेज़ी ही दिख रही है और ब्रेंट क्रूड अब $110 के करीब चला गया है। 2 दिनों में 6% तक की तेज़ी आ चुकी है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है वो सिविलियन वॉर की तरफ बनती जा रही है, उस वजह से यहाँ पे सैंक्शंस रूस पर और बढ़ाए जा सकते हैं। यूएस और यूरोप के कई देश इस पर विचार कर रहे हैं और फ्रांस ने इस बात की भी सलाह दी है कि रूस से इंपोर्ट होने वाले कोयला और ऑयल पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। हालांकि जर्मनी में इसको लेकर अभी भी विरोध चल रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के कई मेंबर्स एक साथ अब दूसरे दौर का रिजर्व से ऑयल जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। जापान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। तीसरी खबर यह है कि चाइना और इंडिया रशियन ऑयल की खरीदारी कर रहे हैं और अपने डिप्लीट होते स्टॉक्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तमाम तरह के ऐसे फैक्टर्स है, एक तरफ सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ सस्ते ऑयल खरीदने की कोशिश हो रही है। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरामको जो सरकारी तेल कंपनी है सऊदी अरब की, वो मई से ऑफिशियल दाम क्रूड के सभी बायर्स के लिए, सभी डेस्टिनेशन के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव खबर है जिससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एक और खबर ये आ रही है कि ईरान के साथ जो परमाणु डील थी वो अब टल सकता है, कुछ समय के लिए देरी इसमें हो सकती है और ईरान इसके लिए जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर ही थोप रहा है कि यूएस की वजह से ये देरी हो रही है। तो ऐसे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। जी ओके, तो क्रूड में जो तेज़ी की वजह है वो हमने आपको बताई, रूस पर और सख्त पाबंदी की तैयारी है और सप्लाई घटने की चिंता इस कारण और भी बढ़ रही है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक तेज़ी बन रही है और $109 के ऊपर अब पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विशु मोहनी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, अब डिफेंस कंपनियां भी फोकस में हैं इस बीच और पीएसयू डिफेंस कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार डिफेंस पीएसयू में हिस्सा बिक्री की तैयारी में है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के लिए चलते हैं मेघना के पास। मेघना, बताइए। बिल्कुल, इस साल की शुरुआत ओएनजीसी ओएफएस से करने के बाद और उसका इतना बढ़िया रिस्पांस मिलने के बाद सूत्रों से ये पता चला है कि दीपम की नज़रें अब और ओएफएस पर हैं जो कि डिफेंस सेक्टर पीएसयूज़ में हो सकती हैं। हालांकि डिफेंस पीएसयूज़ के नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, पर हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे पीएसयूज़ लिस्टेड हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माझगांव डॉक लिमिटेड, बीईएल, भारत डायनामिक्स। तो वो कौन से पीएसयूज़ हैं डिफेंस सेक्टर में जिनमें ओएफएस आएगा, उनका नाम तय होना अभी बाकी है। पर सूत्रों से ये पता चला है कि दीपम बहुत ही क्लोजली इस पर काम कर रहा है। इसके अलावा बीईएमएल का स्ट्रैटेजिक सेल जो कि कई सालों से चल रहा है पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनवरी में मंगाए गए थे। तो सूत्रों से ये पता चला है कि उसके कई सारे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुके हैं। बट दीपम का अब ये प्रयास है कि उसके जितने भी लैंड एसेट्स हैं वो पहले नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कंपनी में कर दिए जाएं, ताकि जो भी लैंड एसेट्स हैं वो इस स्ट्रैटेजिक सेल का हिस्सा नहीं होंगे। ये सूत्रों ने कंफर्म किया है। तो जब तक कि सारे लैंड एसेट्स बीईएमएल से अलग नहीं कर लिए जाते हैं, उसके फाइनेंशियल बिड्स नहीं बुलाए जाएंगे। और ये भी कहा है सूत्रों ने कि जो करंट क्वार्टर है वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी है। तो सेकंड क्वार्टर ही वो होगा जो बीईएमएल स्ट्रैटेजिक सेल फाइनलाइज करने की तरफ दीपम बढ़ रहा है। सो इस साल का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो डिफेंस के ओएफएस आने वाले हैं, बीईएमएल का स्ट्रैटेजिक सेल है और ऑब्वियसली एलआईसी का जो बिगेस्ट आईपीओ है, उसके साथ में ये इस साल का टारगेट ईजिली पूरा हो जाना चाहिए। तो डिफेंस कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर, सरकार विनिवेश की तैयारी में और आज दिन भर हमने देखा डिफेंस कंपनियां दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आई हैं। अब फोकस करते हैं ऑटो स्पेस पर और मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। कमज़ोर आंकड़ों के पीछे क्या वजह है, इसको जानने के लिए फाडा के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी से हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। नंबर्स को देखें तो आपको जो इनिशियल साइंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, जो नंबर्स आए हैं, और भारत में और इंडिया में जैसे हम कह रहे हैं किस तरह का फ़र्क दिख रहा है? ओवरऑल अगर मैं बात करूं पिछले साल की अपेक्षा तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। डीग्रोथ बहुत कम हो गई है, -3% पे है, और जो टू व्हीलर स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है वो भी -4 पे है। बट अगर मैं प्री कोविड की बात करूं
तो अभी भी हम बहुत दूर हैं उन सब से। टोटल 30% कम है पिछले साल से के मुकाबले मार्च से, और टू व्हीलर लगभग 37% है। 37% डी ग्रोथ बहुत मेजर है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक और आइस सब कुछ मिला के बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक की ग्रोथ बहुत अच्छी, उसके बावजूद हम नॉर्मल ईयर के मंथ से 37% डाउन है। मेजर हमें जो इफेक्ट मिल रहा है वो एंट्री लेवल गाड़ियों पे मिल रहा है, जो कि टू व्हीलर थे, जो लगभग कभी 40-45 हजार पे ऑन रोड पे एक कस्टमर को मिल जाते थे, एक लोअर क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के। आज वो गाड़ियां 60,000 प्लस चली गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो हमारे भारत या हम जो रूरल इंडिया की बात करते हैं, उसके जो चैलेंजेस आए हैं सेकेंड लॉकडाउन के बाद से, जो उनकी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं, जो अनसर्टेनिटी उनको मार्केट में समझ आई है, उनकी सेविंग्स जो डिप्लीट हुई है इन सब वजह से, उसकी वजह से भी उनका इंटरेस्ट गाड़ी में इस समय पैसा लगाने का नहीं है। और ओवरऑल तो रूरल इंडिया गाड़ी की प्राइस प्लस जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये हमको एंट्री लेवल गाड़ियों में, चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो, वो बहुत मेजर इफेक्ट कर रही है। सो ओवरऑल मार्च फिर भी पॉजिटिव दिखता है, बट अगर मैं एक जनरल मंथ के हिसाब से बात करूं तो हम 30% डाउन है, जो कि एक मेजर गैप है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। सर अगर बात करी जाए टू व्हीलर्स की, तो कितने खराब हालत हैं ग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, टू व्हीलर में बहुत बुरी हालत है इस समय। एक तो जो हमारी हाइप क्रिएट हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और गाड़ियां अभी हर जगह अवेलेबल नहीं, वो भी एक मेजर इशू पैदा कर रही है। एक टू व्हीलर अगर मैं बात करूं, हमारी एक एवरेज सेल होती है 14 से 15 लाख पर मंथ की, जो कि इस बार लगभग 11.5 लाख हुई है। और मार्च को छोड़ करके अगर मैं एनुअल भी बात करूं, तो एनुअल भी हम FY20 से लगभग 30% डाउन है, 29% डाउन है। और हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है, वो टू व्हीलर मेजर उसका परसेंटेज होता है, लगभग मोर देन 70% जो गाड़ियां बिकती हैं हमारी इंडिया ऑटो में, वो टू व्हीलर की होती है। और टू व्हीलर इंडिया के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जहां टू व्हीलर बिकती है। और जिस तरीके से डीग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में 40% के आसपास, 30% के आसपास डाउन हो गई, ये क्लियरली हमारे लिए एज एन इकोनॉमी, एज अ भारत, एज एन इंडिया एक अच्छी चीज नहीं है। सर अगर फोर व्हीलर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में कितना इशू आ रहा है, वहां पे डिमांड का क्या सिनेरियो है? फोर व्हीलर इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट पे पहुंच चुका है। एक तरफ डिमांड बहुत ही अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, वेटिंग पीरियड बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ सप्लाई चेन के इश्यूज पिछले 1.5 साल में खत्म होने को ही नहीं आ रहे। लगभग हम खुश हैं कि फरवरी और मार्च दोनों ही लगभग 3 लाख प्लस 320 के आसपास का प्रोडक्शन रहा है, लेकिन ये 320 का प्रोडक्शन कम से कम हमको साल भर रेगुलर चाहिए, जिसमें हम अपनी नेचुरल सिचुएशन पे आ पाए, जहां पे हम ऑर्डर बुक हमारा वो हो और कस्टमर्स को एक साल ना वेट करना पड़े, 2-3 महीने में गाड़ियां मिल जाए। लेकिन जिस हिसाब से आजकल एक्सटर्नल सिचुएशन हुए हैं, एक रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना में लॉकडाउन चल रहे हैं, जापान में अर्थक्वेक आया था पीछे, उसकी वजह भी डिस्ट्रप्शन हुई है। ये सब जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं हमें प्रोडक्शन में इशू लाएंगे। नो डाउट ये जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम, मेक इन इंडिया लाया है, इस सबसे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट अभी तुरंत नहीं है। तुरंत की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो आगे आने वाले 4-5 महीनों में ये सप्लाई चेन के इश्यूज, ये एक्सटर्नल फैक्टर से आएंगे और फिर इफेक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आ गए तो फिर जो हमारी वेटिंग पीरियड एक नॉर्मल 3 से 4 महीना चलती है, वो फिर बढ़ेगी, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर इतनी लंबी वेटिंग के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ना कुछ बीच में और उसके इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें उसके जो मार्जिन मनी संभाली होती है वो खर्चा हो जाती है। तो होपिंग कि ये सप्लाई चेन इश्यूज जल्दी खत्म हो और कस्टमर्स को गाड़ी जल्दी मिले और वो खुश हो।